तो सैफ अटैक केस में पुलिस की सारी थ्योरी अब आरोपी के फिंगरप्रिंट्स पर आ टिकी है। शुरुआत में खबर सामने आई थी कि आरोपी शरीफुल और क्राइम सीन पर मिले फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं कर रहे, लेकिन मुंबई पुलिस का भी कहना है कि अभी तक फिंगरप्रिंट्स आए ही नहीं है। क्या शरीफुल के फिंगरप्रिंट से मैच नहीं कर पाए क्राइम सीन पर मिले 19 फिंगरप्रिंट? क्या मुंबई पुलिस ने असली की जगह नकली आरोपी को पकड़ लिया? क्या सैफ पर हमले के आरोपी शरीफुल के साथ क्राइम सीन पर कोई और भी मौजूद था? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन्होंने सैफ अटैक केस की गुत्थी को और भी उलझा कर रख दिया है। ऐसा लगता है कि इस पूरे मामले में सिर्फ रहस्य ही रहस्य है। एक गुत्थी सुलझती नहीं कि दूसरी उलझ जाती है। अब तक क्राइम सीन पर जिस फिंगरप्रिंट के नमूने से शरीफुल की पहचान के दावे किए जा रहे थे, सूत्रों की माने तो उस फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। यानी फिंगरप्रिंट के नमूने क्राइम सीन पर मिले नमूनों से मेल नहीं खाते। सूत्रों के मुताबिक शरीफुल के सभी 10 उंगलियों के निशान सीआईडी के फिंगरप्रिंट ब्यूरो को भेजे गए थे। सूत्रों की माने सीआईडी की रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि क्राइम सीन पर मिले 19 में से कोई भी फिंगरप्रिंट आरोपी शरीफुल के फिंगरप्रिंट से मेल नहीं खाता। 16 जनवरी को सैफ अली खान पर हुए हमले के बाद पुलिस को क्राइम सीन से 19 फिंगरप्रिंट्स मिले थे। ये फिंगरप्रिंट्स पुलिस को आरोपी तक पहुंचाने में काफी मददगार साबित हो सकते थे। इसके बाद जब 19 जनवरी को शरीफुल को गिरफ्तार किया गया, तब उसके भी फिंगरप्रिंट्स लिए गए ताकि क्राइम सीन से जो फिंगरप्रिंट्स मिले थे उसके साथ उसे मैच किया जा सके। सूत्रों की माने तो फिंगरप्रिंट्स के दोनों ही नमूनों को सीआईडी के फिंगरप्रिंट्स ब्यूरो को जांच के लिए भेज दिया गया था। अब जानकारी ये भी है कि जो रिपोर्ट्स आई है उसे पुणे में सीआईडी सुपरिटेंडेंट को सौंप दिया गया है। हालांकि इस खबर की अब तक पुलिस की तरफ से कोई भी पुष्टि नहीं की गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि सैफ के घर पर मिले फिंगरप्रिंट जब शरीफुल के नहीं तो फिर किसके हैं? क्या मौकाए वारदात पर शरीफुल के अलावा कोई और भी मौजूद था? फिंगरप्रिंट और डीएनए दो चीज ऐसा होता है कि हम डायरेक्टली एक बंदे को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर वो आइडेंटिफाई हुआ नहीं, उसका मतलब यह है कि वो उसका और उसका फिंगरप्रिंट का जो मिला नहीं करके हम रिपोर्ट दे देते हैं, तब दिस इज नॉट द पर्सन हु हैज टू बी सस्पेक्टेड, ऐसा आ जाता है आउटकम। बट फिंगरप्रिंट जब होता है ना, दैट्स अ वेरी रिलायबल एविडेंस। इस केस में अगर फिंगरप्रिंट का आउटकम ये आ चुका है कि वो फिंगरप्रिंट उससे मिल नहीं रहा है, तो शायद हमको ये देखना पड़ेगा कि वो जिसको हम गिरफ्तार किए हैं वो असली बंदा है कि वो उधर था, और वो असली बंदा है कि वो उसने कुछ किया हुआ है। That is something which is a very big question right now. अब आते हैं उस रात की घटना से लेकर आरोपी की गिरफ्तारी की कहानी पर। 16 जनवरी को सैफ पर हमला हुआ था। मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच की करीब 40 टीमें आरोपी की तलाश में जुटी हुई थी। 72 घंटों तक तलाशी चली और 19 जनवरी को बांग्लादेशी घुसपैठिए शरीफुल को गिरफ्तार कर लिया गया। शरीफुल की गिरफ्तारी मुंबई पुलिस के जोन 6 की टीम ने की थी, जिसका नेतृत्व जोन 6 के डीसीपी नवनाथ धौले कर रहे थे। सूत्रों की माने तो जोन 6 के पास इस पूरे मामले को लेकर बहुत ही सीमित जानकारी थी, क्योंकि एक्चुअली ये केस जोन 9 के पास था और जोन 9 की पुलिस ही इस पूरे मामले की शुरू से जांच कर रही थी। लेकिन जब आरोपी का लोकेशन पुलिस को पता चला तो जोन 6 की पुलिस वहां पहुंची। दरअसल आरोपी का सेल लोकेशन जिस जगह का दिख रहा था वहां पर जोन 6 की पुलिस करीब थी, लिहाजा जोन 6 की टीम जब वहां पहुंची तो थाने के लेबर कैंप के पास के झाड़ियों में शरीफुल सोया पाया गया और फिर वहां से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। सूत्रों की माने तो शरीफुल की गिरफ्तारी के बाद जोन 6 की टीम ने आरोपी को बांद्रा पुलिस को सौंप दिया और अगली सुबह पुलिस ने बताया कि शरीफुल ही हमलावर है। 16 जनवरी 2025 को रात में 2 बजे बांद्रा पुलिस स्टेशन की हद्दी में अभिनेता श्री सैफ अली खान इनके घर पर जबरी चोरी के उद्देश्य से उन पर हमला हुआ था। उस कारण से बांद्रा पुलिस स्टेशन में गुना दाखिल किया गया है और एक आरोपी को उसमें अरेस्ट किया गया है। उस
आरोपी का नाम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद है। मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद। अब सवाल उठता है कि क्या पुलिस ने गलती से असली आरोपी की जगह शरीफुल को पकड़ लिया, या फिर उस रात शरीफुल के साथ एक और आरोपी भी साथ था जिसने सैफ पर हमला किया। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को भी शक है कि वारदात को अंजाम देने में आरोपी के साथ और भी लोग शामिल थे। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने इस बात का जिक्र कोर्ट में भी किया था। पुलिस ने कोर्ट में बताया था कि दूसरे आरोपी की गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। इस पूरे मामले में एक और सवाल भी उठता है, क्या शरीफुल उस रात अकेले आया था? सैफ के घर में घुसने के प्लान में कोई और भी साथ था? क्या किसी इनसाइडर की भूमिका भी हो सकती है? इन सवालों के जवाब फिलहाल पुलिस के पास नहीं है। अगर हैं भी तो वो खुलासा नहीं कर रही, क्योंकि अब तक शरीफुल के चेहरे को लेकर सवाल उठ रहे थे। कई फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने दावा भी किया था कि शरीफुल और सीसीटीवी में दिख रहे शख्स के चेहरे मैच नहीं करते, और अब फिंगरप्रिंट मैच नहीं करने की थ्योरी ने पुलिस जांच पर सवाल उठा दिए हैं। फोरेंसिक लैब में ना अलग अलग फोरेंसिक स्ट्रीम्स होता है। एक स्पेसिफिक ब्रांच है डीएनए का, जिसमें ब्लड सैंपल एग्जामिनेशन करते हैं। ब्लड सैंपल किसका वो मिला हुआ है वो वेरिफिकेशन कर सकते हैं। इसी बंदे का ब्लड सैंपल इस वेपन के आगे वेपन के ऊपर है कि नहीं वो भी चेक कर सकते हैं, और इस डीएनए का वो हो गया। दूसरा चीज है, जो वेपन जिसने पकड़ा है ना उसका फिंगरप्रिंट्स चेक करना पड़ेगा। वो फिंगरप्रिंट चेक करने के लिए फिंगरप्रिंट ब्यूरो ऑफ द स्टेट लैबोरेटरी जो होता है ना उधर भेजा जाता है, उसको वो चेक करना पड़ेगा। थर्ड, जो स्टैबिंग इंजरीज हुआ है उसको जो एग्जामिनेशन कर रहा है वो तो मेडिकल फोरेंसिक एक्सपर्ट होगा, उसका भी रिपोर्ट लेना जरूरत है। सो एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के लिए जो चीज उसके सामने अभी है उसको वो रख के वो एग्जामिनेशन के लिए फोरेंसिक लैब को भेज देता है। हालांकि पुलिस अब शरीफुल के फुटप्रिंट और क्राइम सीन पर मिले फुटप्रिंट की भी फॉरेंसिक जांच कर रही है, लेकिन अब तक की जांच में ये पूरी गुत्थी सुलझने की बजाय उलझती ही जा रही है। मुंबई से पंकज मिश्रा और बिलास आठवले के साथ टीम न्यूज नेशन। पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता पंकज मिश्रा मुंबई से सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज, अलग अलग थ्योरीज सामने आ रही है, अब ये फिंगरप्रिंट वाली थ्योरी क्या है? देखिए, आपको बता दूं कि इसके पहले ये भी कहा गया था कि सीसीटीवी में जो शख्स दिख रहा है और जो शख्स गिरफ्तार किया गया है दोनों का चेहरा मैच नहीं कर रहा है। तब भी जब हमने पुलिस से बात की थी तो जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस जो सत्यनारायण चौधरी हैं उन्होंने डिनाई किया था। उन्होंने कहा था कि ऐसा कुछ नहीं है, और आरोपी ने अपना जो गुनाह था वो उसने कन्फेस किया है कि उसने किस तरह से सैफ अली खान के घर में घुसकर गुनाह किया था। अब खबर ये आई थी कि जो फिंगरप्रिंट्स जो आरोपी के थे और जो फिंगरप्रिंट्स सैफ अली खान के घर से बरामद किए गए, जो कि 19 फिंगरप्रिंट्स सैफ अली खान के घर से अलग अलग जगहों से फॉरेंसिक की टीम ने बरामद किए थे, कहा जा रहा था कि दोनों के फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो मैच नहीं हो रहे हैं। यानी कि आरोपी के फिंगरप्रिंट्स और जो घर से जो क्राइम सीन से जो फिंगरप्रिंट्स मिले हैं वो मैच नहीं हो रहे हैं। तो लगातार इसको लेकर बातचीत चल रही थी। अभी तक मुंबई पुलिस ने चुप्पी साधी हुई थी, लगातार हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब सत्यनारायण चौधरी जॉइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर मुंबई पुलिस के, उन्होंने एक बार फिर कहा है कि अभी तक जो फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट है वो अब तक आई नहीं है। तो बिल्कुल, ये और इस पूरे मामले पर पंकज कार्रवाई की जा रही है। हालांकि मुंबई पुलिस बार बार यही कह रही है कि अभी तक फिंगरप्रिंट्स को लेकर पूरी तरीके से पुख्ता जानकारी नहीं, और सीआईडी को भी अभी सौंपने बाकी है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए अब आपको दिखाते हैं सैफ के हमलावर के खिलाफ वो 7 सबूत जिसके जरिए असली और नकली की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। सैफ के हमलावर के खिलाफ 7 बड़े सबूत। 7 सबूतों से होगी असली नकली की पहचान। जी हां, पुलिस के पास 7 ऐसे सबूत हैं जिससे साफ हो जाएगा कि सैफ का हमलावर आखिर है कौन। ये 7 सबूत न सिर्फ पुलिस जांच में मददगार साबित होंगे बल्कि आरोपी को अंजाम तक भी पहुंचा देंगे। आपको बताते हैं कि आखिर वो 7 सबूत कौन कौन है। सबूत नंबर 1, खून से सने कपड़े। सैफ अली खान पर हुए हमले का पहला सबूत है वो कपड़े जिसे हमलावर ने 16 जनवरी की रात पहन रखे थे। सैफ पर जब आरोपी लगातार हमले कर रहा था तब खून के छींटे उसके कपड़े पर भी जा पड़े थे।
हमलावर ने अपना मुंह छिपाने के लिए जिस कपड़े का इस्तेमाल किया था, सैफ अली खान के साथ हाथापाई के दौरान वो कपड़ा जहांगीर के कमरे में गिर गया था, जिसे बाद में पुलिस ने जब्त कर लिया। उन कपड़ों को पुलिस ने एफएसएल जांच के लिए भेजा है। इसके लिए सैफ के ब्लड सैंपल लिए गए ताकि सैफ के ब्लड से कपड़ों में लगे खून के धब्बों का मिलान किया जा सके। इसके अलावा सैफ ने घटना वाली रात को जो कपड़े पहने थे उसे भी पुलिस ने एफएसएल जांच के लिए भेजा है। अगर सैफ के ब्लड और आरोपी के कपड़े पर लगे ब्लड का मैच हो जाता है तो साबित हो जाएगा कि आरोपी शरीफुल ही है। सबूत नंबर 2, चाकू का तीसरा टुकड़ा। सैफ पर हमले के बाद आरोपी का चाकू 3 टुकड़ों में टूट गया था। चाकू का पहला हिस्सा सैफ की पीठ में रह गया था, जबकि दूसरा हिस्सा जहांगीर के कमरे में गिर गया था। आरोपी ने तीसरे टुकड़े को बाद में बांद्रा लेक में फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी शरीफुल की निशानदेही पर तीसरे हिस्से को भी जब्त कर लिया। इससे साफ हो चुका है कि आरोपी शरीफुल ने ही चाकू के तीसरे टुकड़े को बांद्रा लेक में फेंका था। अगर उसकी जगह कोई और होता तो शरीफुल तीसरे टुकड़े की लोकेशन नहीं बता पाता। सबूत नंबर 3, मोबाइल लोकेशन। शरीफुल के खिलाफ तीसरा सबूत है उसके मोबाइल फोन की लोकेशन। जिस वक्त सैफ अली खान पर हमला हुआ था उस वक्त शरीफुल इस्लाम का मोबाइल फोन की लोकेशन सैफ के घर के आसपास थी। पुलिस ने इसकी पहचान डेटा डंप के जरिए की। पुलिस ने पता किया कि हमले के वक्त सैफ के घर के आसपास कौन से मोबाइल नेटवर्क एक्टिव थे। इसके लिए सैफ के घर के आसपास मौजूद मोबाइल टावर की मदद ली गई। फिर डेटा डंप के जरिए पुलिस ने शरीफुल के मोबाइल फोन को ट्रेस किया। हमले के बाद आरोपी जहां जहां भी पहुंचा पुलिस उसके मोबाइल लोकेशन ट्रेस करती चली गई। शरीफुल के फोन की आखिरी लोकेशन थाने में मिली, जो उसकी गिरफ्तारी की वजह बन गई। सबूत नंबर 4, आरोपी की हेयर कटिंग। आरोपी शरीफुल के खिलाफ चौथा सबूत है उसकी हेयर कटिंग। हमले के बाद आरोपी ने अपनी पहचान छिपाने के लिए हुलिया बदले थे। इसके लिए उसने वर्ली कोलीवाड़ा के एक सैलून में बाल कटवाए थे। पुलिस ने सैलून मालिक से पूछताछ की, सीसीटीवी फुटेज और डीवीआर को अपने कब्जे में ले लिया। आरोपी उस सैलून में पहले भी आता जाता था। हमले के 7 घंटे के बाद वो उसी सैलून में जा पहुंचा जहां उसने शेविंग करवाई और बाल कटवाए। डीवीआर में आरोपी के सैलून में आने जाने का वीडियो भी मौजूद है, जिसे पुलिस अपनी जांच में इस्तेमाल कर रही है। सबूत नंबर 5, आरोपी की टोपी। 16 जनवरी की रात 1:38 पर आरोपी सीसीटीवी में दिखा था। सैफ के घर में एंट्री से पहले उसने अपने सिर पर टोपी लगा रखी थी, लेकिन रात 2:33 पर जब वो भागने लगा तो सीसीटीवी में उसके सिर पर टोपी नहीं दिखी। दरअसल सैफ के साथ जब गुत्थम गुत्थी हुई तो आरोपी की टोपी जहांगीर के कमरे में गिर गई, जिसे बाद में पुलिस ने बरामद कर लिया। उस टोपी में आरोपी के सिर के बाल भी थे। पुलिस ने टोपी में मिले बाल को डीएनए टेस्ट के लिए स्कूल ऑफ मेडिसिन में भेज दिया है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।